तो बच्चों, हमने उस दिन वाली क्लास में सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सौरमंडल की आधी क्लास हो पाई थी और बाकी क्लास बच गई थी। तो हम लोग आज सौरमंडल की जो बची हुई क्लास थी उस दिन की, आज उसको पूरा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सौरमंडल में हमने उस दिन आंतरिक ग्रह पढ़े थे। आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आज हम लोग आज की क्लास में सौरमंडल के जो बाकी 4 ग्रह बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो वो 4 ग्रह हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की डेट क्या है आपकी? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति, ठीक है, अगला ग्रह आपका बृहस्पति है। हमने उस दिन वाली क्लास में मंगल तक पढ़ा था। अगला ग्रह आपका बृहस्पति है। तो इसमें लिख लीजिएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर चर्चा करेंगे इस पे। लिख लीजिए, देखिए यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये गैसीय ग्रह है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट आपका है, इसके 92 उपग्रह हैं। उपग्रह हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आ जाता है, ठीक है, इसके कितने हैं? 92 उपग्रह हैं। अगला लिखिए, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक भैया, ये लिख लिया आपने। एक पॉइंट और इसमें मेंशन कर लीजिएगा, गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति है। इनके ग्रह जो उपग्रह हैं सैटेलाइट ग्रहों के, ये घटते बढ़ते रहते हैं। शनि में और बृहस्पति में ये होड़ लगी रहती है, इनमें ग्रह घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये वर्तमान का लेटेस्ट डेटा है। तो इसमें देखिए, ये सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या है? इसके कितने हैं? 92 उपग्रह हैं। और इसके वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक भैया। और गैनीमीड क्या है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी है और क्षुद्र ग्रह के बाद आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, वो स्थित है। ठीक भैया, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो छूटे ना। देखिए, ये ग्रह और तारा दोनों के गुण रखता है। गुण रखता है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये ग्रह और तारा दोनों के गुण रखता है। ग्रह और तारा दोनों के गुण रखने का मतलब है इसकी खुद की रेडियो
एक्टिव ऊर्जा होती है, ठीक है, इसकी खुद की रेडियो सक्रिय ऊर्जा होती है, इसलिए ये तारे के गुण रखता है। मैंने आपको तारे के मानक बताए थे क्या होते हैं। तारा कौन होता है? जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है और उनकी स्वयं की ऊर्जा होती है। लेकिन ग्रहों में ऐसा नहीं होता है। ग्रह क्या होते हैं? वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे ही ये आपका है जो बृहस्पति ग्रह है, ये तारा और ग्रह दोनों के गुण रखता है। ग्रह के इसलिए क्योंकि ये ग्रह है, तारा इसलिए क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो सक्रिय ऊर्जा होती है। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा होती है। रेडियो एक्टिव नहीं लिख लीजिए आप लोग, रेडियो सक्रिय ऊर्जा होती है। रेडियो सक्रिय ऊर्जा होती है, ठीक है, रेडियो सक्रिय ऊर्जा होती है। ठीक है, हम लोगों ने बृहस्पति के बारे में डिबेट कर लिया। बृहस्पति क्या है? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कितने हैं? 92 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 92 उपग्रह हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। गैनीमीड क्या है? गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये ग्रह, अगला पॉइंट आपका है, ये ग्रह और तारा दोनों के गुण रखता है क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो सक्रिय ऊर्जा होती है। तो आपको हम लोगों ने बृहस्पति समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ग्रह आपका है शनि, ठीक है। अगला ग्रह कौन सा है? शनि। अगला ग्रह है हमारा शनि, ठीक है, शनि। शनि में लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए शनि क्या है? शनि सौरमंडल में आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लिख लीजिएगा, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी गैसीय ग्रह है। इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। शनि क्या है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगले आप पॉइंट लिखिएगा, शनि के ग्रहों में सर्वाधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह हैं। कितने हैं? 146, 146 उपग्रह हैं। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक भैया। टाइटन क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग, शनि के वलयों की संख्या, शनि के वलयों की संख्या शनि के वलयों की संख्या 7 होती है। शनि में जो वलय होते हैं, तो शनि में वलयों की संख्या कितनी है भैया? 7 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं। देखो शनि क्या है? शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि के उपग्रहों लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। उपग्रहों लिख लेना, सॉरी, उपग्रहों। शनि के उपग्रहों, सॉरी इसमें तो गड़बड़ हो गया, चलो सुधार देते हैं इसको। शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, अब सही है। शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? 146 उपग्रह हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको लिखा है टाइटन शनि का क्या है?
सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि के वलयों की संख्या कितनी है? 7। शनि के आसपास कितने वलय होते हैं? ऐसे देखो मैं बताता हूँ, ऐसे शनि ग्रह है तो इसके आसपास ऐसे वलय होते हैं, तो इन वलयों की संख्या कितनी है भैया? इन वलयों की संख्या है 7। शनि में 7 वलय पाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है। अभी लेटेस्ट का है ये। शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा हो गए, कितने हो गए हैं? 146 हो गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक भैया, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और शनि के आसपास वलय कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला ग्रह है शनि के बाद अरुण। ठीक है भैया, शनि के बाद अगला ग्रह कौन सा है आपका? अरुण। ठीक है, ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है भैया? अरुण। अरुण क्या लिख लीजिएगा? अत्यधिक अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण, अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण, अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण, झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह। कैसा भैया? लेटा लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसका मतलब ये है कि ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ज्यादा झुका हुआ है, सबसे अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, और लिखना चाहो तो लिख लो, ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक भैया, अगला पॉइंट आपका है, लिख लीजिएगा, ये पृथ्वी के विपरीत, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी के विपरीत, पृथ्वी के विपरीत पूर्व से लिख लेना, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये दो बातें हुई, इसको आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है। हमारी पृथ्वी कैसे भी घूमती है भैया? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये अरुण और एक ग्रह है, आप लोग बताइए कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक है, अरुण और शुक्र, ये दो क्या करते हैं? पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। कैसे? पूर्व से पश्चिम। तो ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो अरुण और शुक्र भैया ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक भैया, अगला, ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी के विपरीत दिशा में किधर? पश्चिम से, वो सॉरी पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भैया आपका ग्रह है वरुण। ठीक है, अगला ग्रह कौन सा है? वरुण। अगला ग्रह कौन सा है भैया? वरुण। ठीक है, अगला ग्रह आपका कौन सा है? वरुण। ठीक है, तो ये आपका अंतिम और लास्ट ग्रह है, लिख लीजिएगा। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें पाई जाती हैं। क्या होती है भैया? पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, वरुण में आप सिर्फ इतना ही लिख लीजिए। ठीक है,
तो मैंने आपको 8 ग्रह बता दिए। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब 2-3 पॉइंट नोट में है, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा भैया, लिख लीजिए। अरुण, अरुण में सर्वाधिक वलय, सर्वाधिक वलय वलय पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, सर्वाधिक वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 13 है। ठीक है, सर्वाधिक वलय पाए जाते हैं अरुण में, जिनकी संख्या क्या है? 13 होती है। ठीक भैया, तो ये आपका इधर हो गया, हमने 8 ग्रह समझ लिए। ठीक है, हमने 8 ग्रह डिवाइड कर लिए हैं, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये 8 ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपग्रह, ठीक है, तो ग्रह हो गए आपके सभी 8 ग्रह हैं, मैंने 8 ग्रह बता दी। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? 4 आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 बाह्य ग्रह हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब एक ग्रह और है, हम लोग उपग्रह पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, प्लूटो। कभी प्लूटो को भी ग्रह का दर्जा दिया गया था, बाद में ऐसा क्या हो गया कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। ठीक है, तो प्लूटो के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसको मैं कॉमन समझा दे रहा हूँ बस ऐसे ही। ठीक है, दिखना नहीं है। प्लूटो को अब क्या किया गया है? बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए क्योंकि ये ग्रहों के मानक पूरे नहीं कर पाता है। ग्रह का क्या मानक होता है? ग्रह का मानक ये होता है कि जो ग्रह होगा, पहली बात तो वो भारी होना चाहिए, दूसरी बात अपना गुरुत्व वहन कर सके, तीसरी बात ये है कि वो उसकी जो कक्षा है किसी के साथ ओवरलैप ना करती हो, किसी और ग्रह के साथ ओवरलैप ना करती हो। लेकिन प्लूटो के साथ समस्या ये हो गई कि जो प्लूटो की कक्षा है, ठीक है, वो इसके अरुण के साथ, अरुण की कक्षा के साथ ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, यही एक कारण है जिसलिए प्लूटो को क्या किया गया है? बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये बात कॉमन बात है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लूटो पहले कभी ग्रह था, लेकिन बाद में उसे अब बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक मानक पूरा नहीं कर रहा था। वो कौन सा? कि उसकी कक्षा जो है वरुण की कक्षा के साथ ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, कक्षा क्या होती है देखो मैं बता देता हूँ। मान लो ये सूर्य है, ये ग्रह हैं सभी, तो ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये अपना लगाएगा, ये अपना लगाएगा, ये अपना लगाता है। ऐसे ही मान लो ये अरुण है, ठीक है, और ये प्लूटो है। तो प्लूटो जब चक्कर लगाता था तो ये इसकी कक्षा ओवरलैप कर जाती थी। किसके साथ ओवरलैप कर दी जाती थी? वरुण की कक्षा के साथ ओवरलैप कर जाती थी। इसीलिए इसको हटा दिया गया और इसको अब क्या बना दिया गया है? बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप समझ लेते हैं। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? ठीक है, उपग्रह उपग्रह देखो, उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है? ग्रह। लेकिन जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग? उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है। ठीक भैया, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ग्रह कौन से? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो ग्रह हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं साथ साथ में सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है चंद्रमा? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक भैया, चंद्रमा जो क्या है? किसका है? उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं,
मैंने ना लिखवाया हो तो आप लोग लिख सकते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फैबोस और डीमोस। ठीक है, फैबोस और डीमोस ये क्या है? मंगल के उपग्रह हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। इनके उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के उपग्रह हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इस समय सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं? शनि के हैं, 146 हैं। ठीक है, और बृहस्पति के कितने हैं? 92 हैं। इन लोगों के उपग्रह, इन दोनों ग्रहों के उपग्रह अक्सर घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम एक्यूरेट डाटा नहीं बता सकते हैं इसके लिए। अभी तो एक्यूरेट है, वर्तमान का तो एक्यूरेट है कि 146 है, एक के 92 है, लेकिन आप लोग करंट पढ़ते रहिए, उसमें घटते बढ़ते रहते हैं इनके ग्रह। ठीक है, तो वहां से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही चंद्रमा इसका उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो उपग्रहों में आप लोग एक ही उपग्रह लिख लीजिए, केवल हेडिंग डाल लीजिए चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, एक उपग्रह डाल लीजिए चंद्रमा। पृथ्वी से दूरी लिख लेना इसकी। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी है इसकी? 3,84,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। ठीक भैया। अब चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की तो परिक्रमा करता ही है, साथ साथ में किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की भी परिक्रमा करता है। पृथ्वी के साथ घूमते घूमते ये सूर्य की भी परिक्रमा करता है। आपको पता है चंद्रमा किस प्रकार परवलयाकार पथ में परिक्रमा करता है? परवलयाकार का मतलब होता है, मान लीजिए पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो चंद्रमा ऐसे परिक्रमा करता है। मान लो यहाँ से चल रहा तो कहीं पर इसकी दूरी कम होगी तो कहीं पर इसकी दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, इसी के आगे हम लोग इसी से समझेंगे आगे सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। ठीक है, 3 अवस्थाएं समझेंगे हम लोग, कौन कौन सी? सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सुपर मून। सुपर मून परिघटना क्या होती है, साथ साथ में हम लोग समझते चलेंगे। सुपर मून, सुपर मून क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा इसमें। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है तब सुपर मून की घटना होती है। ठीक है भैया, इसको याद रखिएगा। सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। मैंने अभी बताया परवलयाकार पथ में चक्कर लगाता है तो कभी चंद्रमा से सबसे नजदीक और कभी दूर। औसतन दूरी मैंने कितनी लिखवाई है? पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन ये जब परवलयाकार पथ में चक्कर लगाता है तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आता है तब क्या होता है? तब सुपर मून की परिघटना होती है, ब्लू मून। इसमें इतना इतना समझना है हमको भी। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हों। ठीक है, जब कैलेंडर का जो माह होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ऐसे माह नहीं होते, तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, यानी कि 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब एक मास में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब एक कैलेंडर माह में जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, 2 पूर्णिमाएं होती हैं, जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तब इसे ब्लू मून परिघटना कहा जाता है।
कहा जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक से लोग समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है। सुपर मून वो होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, तो सुपर मून होता है। ब्लू मून कब होता है, जब एक ही कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हों और दोनों पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल है वो 31 दिनों से कम का होना चाहिए। तो जब ऐसी घटना होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। अगला भैया आपके क्या है, अगली हेडिंग लीजिए ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है, ठीक है, हेडिंग डालो ब्लड मून। तो ब्लू मून हो गया, अगली हेडिंग डालो भैया ब्लड मून। ब्लड मून, देखो ब्लड मून क्या होता है। चार पूर्ण चंद्र ग्रहणों को, जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगी तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी। और जब पूर्ण छाया पड़ती है पृथ्वी की, जब पूर्ण छाया पड़ती है तब उसको क्या कहते हैं, हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय हमको चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है, ठीक है, इसीलिए जब उसकी छाया उस पर पड़ती है तो हमको दिखाई नहीं देता है। इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो 4 लिख लेना आप लोग, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून परिघटना कहते हैं। ठीक है भैया, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को क्या कहा जाता है, ब्लड मून परिघटना कहा जाता है। इस समय क्या होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जब चौथा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा का रंग एकदम लाल हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड मून परिघटना कहा जाता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून परिघटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने उपग्रह के बारे में पढ़ लिया, बाकी मैंने उपग्रह आपको बता दिए। और जो भी कुछ थोड़ा कुछ चंद्रमा के बारे में है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हम लोग आगे पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपके हो गए ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। और सौरमंडल में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, हेडिंग डालो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांड में घूमते हुए आकाशीय पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो यही लिख लो, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं, ठीक है भैया। क्षुद्र ग्रह में, क्षुद्र ग्रह कहाँ, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। आगे लिख लेना, इनकी औसतन संख्या, इनकी अनुमानितः संख्या लिख लेना, इनकी अनुमानित संख्या 40,000 है। इनकी अनुमानित संख्या कितनी है, 40,000। ठीक है, अनुमानतः ये कितने हैं, 40,000 हैं। ठीक भैया, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। मैंने आपको जब डायग्राम बनवाया था तो एक बेल्ट बनवाई थी, तो उसी में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है, 40,000 है। ठीक भैया, यह तो आपके क्षुद्र ग्रह हो गए। ठीक, अब हम लोग उल्काज्म एवं उल्कापिंड, ये भी हमने पढ़ा था। तो उल्काज्म और उल्कापिंड क्या होती है, हेडिंग लेना, उल्काज्म और उल्कापिंड।
ठीक है। इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल समझ लेते हैं, कॉमन सी बात है, इसको समझ लेते हैं। आप लोग लिखना चाहें तो साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। देखो भैया, उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का आकाश में घूमते हुए आकाशीय पिंड होते हैं, और ये अंतरिक्ष में घूमते हुए पिंड होते हैं आकाशीय। और जब ये पृथ्वी के गुरुत्व के संपर्क में आते हैं, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में जब ये आते हैं तो नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं, तेजी के साथ नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उल्का पिंड हमारे आयन मंडल में पहुंचता है, जो वायुमंडल का हमारा आयन मंडल है, तो जब उल्का पिंड आयन मंडल में पहुंचता है तब क्या होता है? उल्का पिंड जलने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, उल्का पिंड आकाश में घूमते हुए ब्रह्मांडीय कण है, और जब ये पृथ्वी के गुरुत्व के केंद्र में आते हैं तो फिर ये नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उल्का पिंड आयन मंडल में होता है तो ये जलना स्टार्ट कर देता है। जब जलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो आयन मंडल में जलकर राख हो जाता है। तो जो राख होती है उसको हम कहते हैं उल्काज़। ठीक है, उल्का पिंड की जो जली हुई राख होती है उसको क्या कहते हैं? उल्काज़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयन मंडल से पिंड गिर रहा है और जला, और जो पिंड जलने से बच गया, ठीक है, जो पिंड जलने से बच गया और पृथ्वी पर आकर गिरता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, ये आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। ये क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक, जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं, करते हैं। उल्का पिंड, आगे लिख लेना, उल्का पिंड आयन मंडल में जलकर राख हो जाते हैं, इस राख को उल्काज़्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्काज़्म कहा जाता है। यहां तक हमने समझ लिया। जब देखो ये आकाशीय पिंड होते हैं और जब ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है इसके संपर्क में जब आते हैं तो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उल्का पिंड आयन मंडल, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिएगा मंडल, ठीक है, आयन मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। इस राख को क्या कहा जाता है? उल्काज़्म कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, जो पिंड जलने से रह जाता है और पृथ्वी पर गिरता है उसे उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। अब समझ गए होंगे आप लोग उल्काज़्म और उल्का पिंड क्या होता है। आयन मंडल में जब उल्का पिंड जलकर जब वो जो राख होती है उसको उल्काज़्म कहा जाता है, और जो पिंड जलने से रह जाता है वो जब नीचे पृथ्वी पर गिरता है तो उसको क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, ये तो ये हो गए उल्काज़्म और उल्का पिंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक लास्ट और अंतिम चीज है सौरमंडल में, पुच्छल तारे और धूमकेतु। ठीक है, पुच्छल तारे और धूमकेतु। ठीक भैया, पुच्छल तारे, हेडिंग डालो, पुच्छल तारे और धूमकेतु। पुच्छल तारे और धूमकेतु। ठीक है, अब पुच्छल तारे और धूमकेतु क्या होते हैं लिख लीजिएगा। ये आकाशीय हिमानी और
बर्फ के पिंड होते हैं, बर्फ के पिंड होते हैं, पिंड होते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आकाशीय बर्फ के और धूल के कण होते हैं। ठीक, बर्फ के पिंड होते हैं और ये ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं। और जैसे ही ये सनलाइट के संपर्क में आते हैं तो ये इनमें क्या होता है? तीव्र प्रकाश होता है और एक लंबी सी पूंछ होती है। ठीक है, ये तो देखा ही होगा सबों ने। उनको कहते हैं पुच्छल तारे। इसमें लिख लेना, पुच्छल तारे के शीर्ष को कॉमा कहा जाता है, कॉमा कहा जाता है। पुच्छल तारे के शीर्ष को क्या कहा जाता है? कॉमा कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, इतने पढ़िए बस। पुच्छल तारे और धूमकेतु ये क्या होते हैं? ये आकाशीय, हिमानी और बर्फ के पिंड होते हैं और ये ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं। पुच्छल तारे के शीर्ष को क्या कहा जाता है? कॉमा कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका सौरमंडल पूरा चैप्टर हो गया आज। कल की क्लास में हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप की जाती है। कल की क्लास में हम लोग अक्षांश और देशांतर पर डिबेट करेंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे।